Now, what we will be doing is we will be trying to understand the legal structure. अब हम लीगल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड्स जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, तो जस्ट स्टे फोकस्ड. सो सबसे पहली बात, तो जो लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं उन्हें हम बुलाते हैं यूनिट होल्डर्स, क्योंकि ये लोग जब म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तो इन्हें मिलेगी यूनिट्स. So the investors who invest in mutual funds are called as unit holders. In the illustration, we will see what are the units, इसका mechanism कैसे काम करता है. We will certainly see that. But yeah, तो unit holders जहां निवेश करते हैं, जब हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर रहे हो तो उसका भी लीगल स्ट्रक्चर जानना जरूरी है. और मैंने आपको ट्रस्ट पढ़ाया होगा तो मैंने उस वक्त आपको कुछ बेसिक जानकारी देने की कोशिश ज़रूर की होगी, बट वो बहुत ही बेसिक जानकारी रहती है. तो जब निवेशक म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. मैं, आप, हिंदुस्तान के कई सारे निवेशक जब हिंदुस्तान में किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक्चुअल में किस फॉर्मेट में बना हुआ रहता है ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो ये जो आपने कॉर्पस किसी म्यूचुअल फंड में, आपके जैसे कई सारे निवेशकों ने जो ये निवेश किया, ये जो कॉर्पस म्यूचुअल फंड में आया, इसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है. तो सच बात तो यह है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत एक ट्रस्ट बनाया जाता है. म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट. तो जो म्यूचुअल फंड बनता है जिसमें पैसा आता है निवेशकों का, वो ट्रस्ट फॉर्मेट में होता है. आपको तो पता ही है, ट्रस्ट में 4 एसेंशियल्स होते हैं. एक स्पॉन्सर, एक बेनिफिशियरीज, देन यू हैव द ट्रस्टी, देन यू हैव द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट. दैट मीन्स जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है या जिस मकसद से, जिस इंटेंशन से ट्रस्ट बनाया गया है. सो देन यू हैव सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट. तो ये जो ट्रस्ट बना, ये ट्रस्ट में 4 लोगों का होना जरूरी है. एक तो ये म्यूचुअल फंड किसने खोला, किसकी आइडिया है. तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज जो ये पूरा प्लान करता है, ये जो म्यूचुअल फंड खोलने वाली जो एंटिटी होती है, जो म्यूचुअल फंड, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है, एचडीएफसी स्पॉन्सर उसमें एचडीएफसी है, तो स्पॉन्सर इज अकीन टू अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी. जैसे कंपनी खोलने वाले को प्रमोटर बोलते हैं, तो म्यूचुअल फंड खोलने वाले को, म्यूचुअल फंड जो सेटअप करता है उसको स्पॉन्सर बोलते हैं. सो फंडामेंटली ये पूरा गेम कौन चला रहा है? फंडामेंटली इट इज द स्पॉन्सर. सो फंडामेंटली इट इज द स्पॉन्सर हु इज रनिंग द शो. इट इज द स्पॉन्सर जिसने म्यूचुअल फंड को सेटअप किया है. सो म्यूचुअल फंड को सेटअप करने वाले को हम स्पॉन्सर कहते हैं. तो अगर ये हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी की, तो स्पॉन्सर वो है जिसने इसको सेटअप किया है. तो आपको तो पता ही है कि जो सेटअप करता है, जो पूरा ट्रस्ट बनाता है, उसको स्पॉन्सर कहते हैं. हु आर द बेनिफिशियरीज? यूनिट होल्डर्स. देन इसके लिए आप एक ट्रस्टी अपॉइंट करोगे. ट्रस्टी कौन अपॉइंट करता है? इट इज द स्पॉन्सर जो ये म्यूचुअल फंड के लिए ट्रस्टी भी अपॉइंट करता है. सो एक्चुअली अ ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय द स्पॉन्सर, क्योंकि जो भी निवेशकों ने पैसा डाला है वो पैसे का इस्तेमाल सिर्फ एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट होना चाहिए. तो जो भी ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं, पैसा उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही खर्च होना चाहिए. तो ट्रस्टी जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो ये देखे कि ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ही पैसा खर्च हो रहा है. आपको तो पता ही है, इफ यू डोंट ट्रस्ट एनीवन विथ योर मनी, पुट योर मनी इन द ट्रस्ट. तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट ट्रस्टी की जिम्मेदारी है टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. हु अपॉइंट्स द ट्रस्टी? द स्पॉन्सर इटसेल्फ. फर्दर, अब ट्रस्टी फर्दर किसको अपॉइंट करता है? यहां से गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए. फर्दर ट्रस्टी जो है यहां वो अपॉइंट करता है असेट मैनेजमेंट कंपनी को.
आपने कंपनी का नाम सुना होगा HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आई तो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी जो है वो है AMC। AMC इज व्हाट? asset management company. So fundamentally it is the asset management company जिसका बेसिक काम होता है रिसर्च करना और डिसाइड करना कि पैसा कहाँ निवेश किया जाएगा। इट इज द असेट मैनेजमेंट कंपनी विच डिसाइड्स कि पैसा कहाँ निवेश होगा। तो आपने भले कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होगा, लेकिन वो जो पूंजी है वो कौन सी कंपनी की इक्विटी शेयर्स में निवेश होगी, वो रिसर्च का काम किसका? एनुअल असेट मैनेजमेंट कंपनी का। तो फंडामेंटली असेट मैनेजमेंट कंपनी is going to professionally manage your money. In simple words, it is the asset management company which will decide where to invest. Investment related decisions जो आपके लिए जाएंगे, आपकी तरफ से वो लिए जाएंगे asset management company द्वारा। So where to invest will be decided by the asset management company. To be precise, asset management company का जो सबसे कोर एम्प्लॉय है वो है फंड मैनेजर। हर पर्टिकुलर स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो ये डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ निवेश किया जाएगा। One hand looks very awkward. Let me just correct it. So yeah, he is the guy who is going to manage all your money. So it's the asset management. आज इसका ड्राइंग अच्छा नहीं बना है, रुको। So let's just draw him nicely. So it is the asset management. I'm sorry, I need to rub this because I don't like this. रुको, अरे I will add in the editing, no, why to worry. So it is the fund manager. प्रशांत जैन को ऐड कर दूंगा भाई, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। तो फंडामेंटली असेट मैनेजमेंट कंपनी में होता है एक फंड मैनेजर जो अलग अलग स्कीम्स होती है ना, वो अलग अलग स्कीम्स को अलग अलग फंड मैनेजर्स चलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HDFC की एक है इक्विटी स्कीम, जो जहां पर जो स्कीम में अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा इक्विटी शेयर्स में निवेश किया जाएगा। फिर एक है बैलेंस स्कीम, अगर उस स्कीम में आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा थोड़ा इक्विटी में थोड़ा डेट में निवेश किया जाएगा। बहुत सारे टाइप की स्कीम्स होती है हमारे करिकुलम में, मैं आपको दिखाऊंगा वो, डोंट वरी अबाउट इट। सो इट इज फंडामेंटली द असेट मैनेजमेंट कंपनी विच डिसाइड्स कि कहाँ निवेश किया जाएगा, वेयर टू इन्वेस्ट इज डिसाइडेड बाय देम। बेसिकली ये सबसे क्रूशल रोल प्ले करते हैं। और इंडिया में HDFC एसेट मैनेजमेंट इज द कंपनी विच इज लिस्टेड। और देखिए आप क्या ग्रो की है वो कंपनी ने, क्योंकि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो भाग खुला वो अभी अभी जब निवेशकों का रुचि ज़्यादा म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है तब ज़्यादा उनका ग्रोथ हुआ है। एनीवे, गुड टू नो फॉर यू कि ये सेक्टर कैसे ग्रो किया है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली ये सेक्टर बहुत ग्रो किया है। तो इट इज़ द असेट मैनेजमेंट कंपनी विच टेक्स द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, पैसा कहाँ लगाना, कौन से शेयर खरीदना, कौन से बेचना, कौन से प्राइस पे खरीदना, कब बेचना, क्या स्ट्रेटेजी बनाना। दिस इज द जॉब ऑफ AMC. Who appoints the AMC? The trustee. Usually the trustee is, usually जो ट्रस्टी होती है ना, ये भी इंडिविजुअल नहीं होता। आपको लगता होगा इंडिविजुअल होता, बड़ी बड़ी एंटिटीज होती हैं जो ट्रस्टीज होती हैं। और फिर आपने अगर शेयर्स में पैसा लगाया है, अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया है, गोल्ड में लगाया है, रियल एस्टेट में लगाया है, तो रखोगे कहाँ? मुथूट फाइनेंस के डायरेक्टर के जैसे घर पे रखोगे गोल्ड? चोरी हो गया 28 करोड़ का गोल्ड उसके घर से, तो ये पैसा आप रखोगे कहाँ? इसीलिए ट्रस्टी ही असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ साथ एक और एंटिटी को अपॉइंट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं, सुना है आपने इसका नाम ऑलरेडी,
कस्टोडियन, एडीआर जीडीआर के वक्त हमने इसके बारे में काफी बात की थी, आई होप यू रिमेंबर इट। तो जो भी ये पैसा निवेश किया जाएगा, वॉट एवर मनी इज इन्वेस्टेड इन व्हाट्सो एवर सिक्योरिटी, ये सेफ कीपिंग के लिए किसके पास रखा जाएगा? सो ये कस्टोडियन की जिम्मेदारी है कि दे विल कीप एवरीथिंग सेफ। तो इन सेफ कीपिंग में जो भी शेयर्स परचेज करोगे उसके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, गोल्ड में निवेश किया है, फिजिकल गोल्ड है तो फिजिकल गोल्ड उसकी वॉल्ट्स में रखना, रियल एस्टेट है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, ये है कस्टोडियन की जिम्मेदारी। सो सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज द जिम्मेदारी ऑफ कस्टोडियंस। तो कस्टोडियन अपॉइंट किया जाएगा। सो दिस इज हाउ फंडामेंटली थिंग्स हैपन। अब क्योंकि मैं समझता हूं कि आप ग्रोन अप हो और आप पगले टाइप के बच्चे नहीं हो, आप थोड़ा समझदार हो, तो एक दो एंटिटीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक एंटिटी के बारे में एटलीस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, विच इज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इसके बारे में हम काफी बात करेंगे। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, इनफैक्ट आपकी जो कोर्स है, आपके पूरे कोर्स में जो सबसे खास है वो मेरी स्ट्रक्चरिंग है। आप जीतोगे स्ट्रक्चरिंग की वजह से। जिस तरह से हमने सीक्वेंसिंग की है उस वजह से आपकी ग्रोथ होगी, और कोई रीजन नहीं है। अब ये भी एक प्रकार का कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी है। जैसे शेयर में बाइंग सेलिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की भी बाइंग सेलिंग होती है, और रोजमर्रा की जिंदगी में बाइंग सेलिंग हो रही है। तो हु इज गोइंग टू सी किसके यूनिट्स हैं किसके नहीं हैं? या फिर जैसे शेयर्स, जैसे कंपनीज शेयर्स इशू करती है तो आईपीओ लेकर आती है। म्यूचुअल फंड्स जब पहली बार यूनिट्स इशू करती है तो वो न्यू फंड ऑफर एनएफओ लेकर आती है। तो उसमें रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट का रोल रहता है। तो यूनिट्स जब ट्रांसफर हो रही है तो उसका हिसाब किताब ट्रांसफर एजेंट देख सकता है। जब कोई अप्लाई करता है म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीदने के लिए, तो भी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का बड़ा रोल होता है। देन ये तो हमने दिग्गज लेवल पे जो काम होगा, हमने उन सब एंटिटीज की बात की। आई हैड लेस स्पेस, वरना मैं इसको ऊपर भी लिख सकता था। सो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स को हम लोग आरटीए भी लिखते हैं। तो लेट मी जस्ट राइट इट हियर। अदर एजेंसीज रिक्वायर्ड रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स का मतलब होता है जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचते हैं। फंडामेंटली आज हिंदुस्तान 125-130 करोड़ लोगों का देश है। तो हर बड़े म्यूचुअल फंड के लिए ये पॉसिबल नहीं कि वो यवतमाल में आके आपको कन्विंस करें म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे हिंदुस्तान में कारोबारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स को, इंश्योरेंस की पॉलिसी, जैसे बहुत एजेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस की एजेंट्स आपके पास आकर आपको बताएंगे ना कि कोविड हो गया है मैडम, ले लो पॉलिसी। नो, कोविड में जिनके पास पॉलिसी नहीं थी हॉस्पिटल गए तो 4-4, 5-5 लाख का बिल निकला उनका। कन्विंस करते हैं ना आपको आके। बिल्कुल वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचने वाले होते हैं। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये कुछ अथॉरिटीज और है जो नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट लिखोगे तो अच्छा ही है। अदर इंटरमीडियरीज लिखना चाहता हूं मैं। इंटरमीडियरी का मतलब होता है बिचौलिए, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज। तो फॉर द लैक ऑफ स्पेस मैं इसको यहां लिख रहा हूं। तो अदर इंटरमीडियरीज जो रहती हैं वो ये रहती हैं, ठीक है। सो ये होता है मेरे भाई हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर। तो म्यूचुअल फंड को स्टैब्लिश करने वाला कौन? स्पॉन्सर। म्यूचुअल फंड जहां पैसा जो एंटिटी में आने वाला है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड की 800 स्कीम है, जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई की 800 स्कीम्स है। तो आईसीआईसीआई की बहुत सारी टाइप की स्कीम्स है। आप उसमें से कौन सी स्कीम में डाले, तो एक एक स्कीम जो है उसके लिए अलग से ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि उस स्कीम में पैसा आया है और वो पैसे का जो इस्तेमाल होगा वो बिल्कुल वो स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होगा। अगर मैंने बोला कि ये एक बैलेंस्ड, ये एक ग्रोथ इक्विटी फंड है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि बॉस हम तो इक्विटी शेयर्स में निवेश करेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट की ग्रोथ हो, भले उसमें रिस्क ज्यादा रहेगा। तो अलग अलग टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है, और म्यूचुअल फंड जो है उसे लीगली ट्रस्ट के फॉर्म पे सेटअप किया जाता है। आपको तो पता ही है कि सेटअप करने वाले को क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर। तो एक्चुअल में
जो म्यूचुअल फंड सेट करता है उसको स्पॉन्सर ही बोलते हैं। और ये जो ट्रस्ट खुलता है वो होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से खोला हुआ एक ट्रस्ट। और जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ट्रस्ट डीड, जिसमें ये सब बातें लिखी होती है। तो आई होप इसके बारे में आपको किसी ना किसी ने बताया होगा मॉड्यूल 1 में, ये आप पढ़ते ही हो, और मैं होऊंगा तो मैंने तो बताया ही होगा इसके बारे में। तो ये है ब्रॉडली हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर। एक बार रिवाइज करते हैं। पैसा लगाने वाले को यूनिट होल्डर्स बोलते हैं, वो पैसा लगाते हैं फंड्स में, स्कीम्स में। एक एक स्कीम, एक एक फंड जो है वो ट्रस्ट के फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। फायदा ये होता है कि उस ट्रस्ट में जो पैसा आया वो सिर्फ बेनिफिशियरीज मतलब कि यूनिट होल्डर्स के लिए ही खर्च होगा। यूनिट होल्डर्स ने जो मकसद के लिए, जो ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रस्ट में पैसा डाला है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए ही यूज होगा। यही ट्रस्ट की खास बात होती है। फर्दर स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है ट्रस्टी को अपॉइंट करना, और ट्रस्टी का जिम्मेदारी होता है टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के साथ धोखा नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर्स के साथ किसी भी प्रकार का छल नहीं हो रहा है, ये देखने का काम है ट्रस्टीज का। फर्दर ट्रस्टी अपॉइंट करता है असेट मैनेजमेंट कंपनी को, और असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ अपॉइंट होता है कस्टोडियन, क्योंकि असेट मैनेजमेंट कंपनी ये डिसाइड करती है पैसा कहाँ निवेश करना, निवेश कहाँ कहाँ करना, उसकी स्ट्रेटेजी बनाना। वेरएज अब वो निवेश कहाँ करे, कहाँ कहाँ कहीं भी निवेश करे, उसको पैसा रखोगे कहाँ, तो वो कस्टोडियन के पास आएगा। इसके अलावा हमने कुछ और इंटरमीडियरीज की, कुछ अदर इंटरमीडियरीज की भी बात की, जिनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको वापस यहीं लाना चाहिए। द अदर इंटरमीडियरीज विच आर इन्वॉल्व आर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जिसके बारे में मैं आपको हल्का सा कुछ लिख के देना चाह रहा था एक्चुअली। सो अगर हम रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट की बात करें तो फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग एंड ट्रांसफर वगैरह के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने का काम इनका। और डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली सेलिंग एजेंट्स होते हैं, ऐसा ही बोल देना सही होगा। You can become a distributor just by passing one इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एग्जाम ऑफ सेबी। एनएससी की वेबसाइट में चले जाना, एनसीएफएम एक एग्जाम कंडक्ट करती है, 1000-1500 रुपये 1200 रुपये फीस होती है। वो पास करके आप सीधे बन सकते हो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर। मेरे 3 या 4 स्टूडेंट जो है वो नागपुर में ही अपना कंसल्टेंसी खोल के बैठे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड फॉर देमसेल्व्स। उसमें से एक बच्ची जो है वैष्णवी राणा, शी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन है। उनके फादर का भी यही काम था, और अभी उसकी शादी भी सीए से हुई है, और जिससे हुई है उसके पिताजी भी सीए हैं। तो फंडामेंटली वो इसी फील्ड से जुड़ी हुई है, तो शी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल फॉर हरसेल्फ, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ग्रेट। एक दो हैं, पीयूष करके एक है, वो बहुत बढ़िया तिवारी, बहुत बढ़िया आदमी, वो पुणे में उसकी पुणे में अभी कंसल्टिंग कर रहा है वो। देन बहुत सारे स्टूडेंट है, एक अपस्टॉक्स में मैनेजर है अभी, और उसने एनसीएफएम से, एनएससी इंस्टीट्यूट से उसने 1-2 और कोर्सेज किए, एंड अपस्टॉक्स में है, एंड गुड लेवल। मतलब पहले वो गोल्डमैन सैक्स में भी, उसने गोल्डमैन सैक में भी काम किया। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे कपिल देश पांडे, वो भी, उसके भी पिताजी स्टॉक ब्रोकर ही थे, तो उसने सिक्योरिटीज लॉस करके फिर वो सिक्योरिटीज मार्केट में रह गया है, वो सिक्योरिटीज से रिलेटेड ही काम करता है। और मेरी एक स्टूडेंट, इसको मैंने प्रोफेशनल में पढ़ाया था, शी वॉज वर्किंग इन लार्सन टूब्रो म्यूचुअल फंड, एंड शी इज नाउ वर्किंग इन एक्सिस म्यूचुअल फंड। वन ऑफ माई फ्रेंड इज हेड ऑफ आईसीआईसीआई एएमसी, अभी है कि नहीं वहाँ पे पता नहीं, बट पहले तो वहीं था। एंड सो ऑफकोर्स जब आप सीएस क्लियर करते हो तो उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स में भी काम कर सकते हो, क्योंकि उनके कंप्लायंसेस देखना भी बहुत क्रूशल होता है, और नो बडी अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री मोर देन अ कंपनी सेक्रेटरी। तो बिल्कुल देर इज अपॉर्चुनिटी हियर फॉर यू, थिंक अबाउट इट। सो दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन वन डॉक्यूमेंट फॉर यू, एंड मैं आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि अरे सर तो मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस बात कर रहे हैं। तो सीरियस बात कर रहा हूँ, लेकिन देखना ज़रूरी है ना, अपन ने कभी देखा नहीं है, तो उसके बारे में एक बार दिखाता हूँ। ये आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है तो इसको आप पॉज करके बना सकते हो आराम से, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा आपको इससे। चलो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट अस चेक आउट द वेबसाइट ऑफ चलो, तो हम लोग फंडामेंटली जा रहे हैं एचडीएफसी फंड में।
So here, this is the website of HDFC Mutual Fund. The reason I wanted कि मैं website दिखाऊं, though I had lot of PDFs and I would have shown you the document. The reason why I'm taking to the website is it's evident on the first page. About us में चले जाओ तो overview में देखो, we are the largest most profitable mutual fund manager with 4 trillion in assets under management. मतलब 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इनके पास पैसा है, निवेश आया हुआ है. तो who are the sponsors? Housing Development Finance Corporation Limited. So HDFC Limited plus Standard Life Investments, ये हैं इनके sponsors. ट्रस्टी कौन है? HDFC Trustee Company Limited, a company incorporated under Companies Act, is a trustee to HDFC Mutual Fund. Why the trust deed dated 8th June 2000 as amended from time to time. HDFC Trustee Company Limited is a wholly owned subsidiary of HDFC. The registered office बताया हुआ है. The board of directors of the HDFC Trustee Company Limited consist of, ये दोनों दिग्गज नाम है, Vimal Bhandari, then we have Srinivasa Rangan, then we have Mr. Kapadia, we have Mr. Jalan. So अलग से एक ट्रस्टीशिप की एंटिटी खोली है HDFC ने, वहां पर डायरेक्टर्स हैं, वो ट्रस्टीज हैं. देन सो वी हैव स्पॉन्सर्स. स्पॉन्सर्स सबसे इंपॉर्टेंट है. सो दे हैव स्पॉन्सर्स हियर, देन दे हैव ट्रस्टीज हियर, है ना. और पार्टनर्स कौन है? रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट. सो दिस इज कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. और नीचे आप देख सकते हो सिटी बैंक एंड डॉइचे बैंक, ये दोनों कस्टोडियंस हैं. सो वट एवर वी टॉक्ड अबाउट HDFC बैंक लिमिटेड इज ऑल्सो कस्टोडियन. तो रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स फॉर मैनेजिंग द ट्रांसफर्स, रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द न्यू फंड ऑफर्स. देन वी हैव RTA विच इज रायला टावर्स कंप्यूटर कैम्प्स है. सॉरी, आप बोलोगे सर हमको AMC नहीं दिखी. तो मेरे भाइयों में AMC के तो वेबसाइट पे हैं हम लोग. किसका वेबसाइट है? HDFC एसेट मैनेजमेंट का ही तो वेबसाइट है. सो ये जो वेबसाइट तुम देख रहे हो ये HDFC म्यूचुअल फंड का है. अभी ये आम जनता के लिए ये जो है ये है एक्सेस फ्रॉम हियर. अच्छा, क्या बोल रहा है पता नहीं है. आम जनता के लिए HDFC म्यूचुअल फंड है. लेकिन मेरे भाइयों तुमको तो पता चल गया होगा ना कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है HDFC AMC. इसका शेयर लिस्टेड भी है. और AMC शेयर होल्डर यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है. सो दिस इज द असेट मैनेजमेंट कंपनी जो पूरा शो रन करती है. ये उसकी एनुअल रिपोर्ट आपके सामने. सो दिस इज द HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी. फंडामेंटली जो लिस्टेड एंटिटी है जिसका शेयर फटा था IPO के बाद से 4 गुना बढ़ गया शेयर. मतलब आई रिमेंबर 1800 में भी मिल रहा था, 1200 में भी मिल रहा था, 700-800 रुपये में मिल रहा था, अभी 3000 के ऊपर है. तो इसकी एनुअल रिपोर्ट वगैरह सब दिख जाएगी. एंड तो दिस इज समथिंग दैट इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वट एवर वी टॉक्ड अबाउट इज एब्सोल्युटली रियल एंड आई एम नॉट बीटिंग अराउंड द बुश. मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, मैं रियल बात कर रहा हूँ. जो एग्जैक्ट मार्केट में होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द मार्केट. तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है. एक बार रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल मूविंग टू द इलस्ट्रेशन एंड देन वी विल बी मूविंग टू द न्यूमेरिकल्स. तो सबसे पहले जो निवेश करते हैं उन्हें यूनिट होल्डर्स बोलते हैं. क्यों यूनिट होल्डर्स बोलते हैं? क्योंकि जब वो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उन्हें शेयर्स नहीं मिलते बल्कि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है. उसका भी अंकित मूल्य होता है, फेस वैल्यू होता है. ट्रस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड जो है वो एक ट्रस्ट फॉर्मेट. ट्रस्ट मतलब एक असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बहुत सारी ढेरों स्कीम्स हैं. फॉर एवरी स्कीम देयर इज अ ट्रस्ट. ये भी एक ट्रस्ट बोल के ही खोला हुआ है. तो प्लीज अंडरस्टैंड. तो HDFC म्यूचुअल फंड जो है वो एक ट्रस्ट बोल के खोला गया है जिसमें सेटअप करने वाले को HDFC स्पॉन्सर कहते हैं. द यूनिट होल्डर्स आर कॉल्ड एज बेनिफिशियरीज. दे आर द बेनिफिशियरीज. जो पैसा वो लोग निवेश करेंगे दैट विल बी द ट्रस्ट मनी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर विल बी अ ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट. उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से पैसा खर्च होगा. Then, who's the sponsor? The mutual HDFC itself. HDFC along with Standard Life, it is the sponsor. फिर ट्रस्टी अपॉइंट करने का जिम्मेदारी किसका होगा? स्पॉन्सर्स का.
ट्रस्टी किसको अपॉइंट करेगा? असेट मैनेजमेंट कंपनी को। असेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या? निवेश कहाँ करना है उसकी स्ट्रेटेजी बनाना। निवेश करने के बाद जो शेयर वेयर खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट खरीदेंगे, कहाँ रखेंगे? उसको हम रखेंगे कस्टोडियंस के साथ। कस्टोडियंस का काम क्या है? सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज। बार बार जो बाइंग सेलिंग हो रही है, जब पहली बार कोई म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा होगा, जब पहली बार ऑफर खुल रहा होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कौन देखेगा? रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स। ओके, तो दिस इज अ ब्रॉड स्ट्रक्चर अबाउट म्यूचुअल फंड्स. Now let's go and let's talk about the first of all the structure of mutual funds. Once I tell you the structure of mutual funds, तो by structure open ended funds, closed ended funds क्या होते हैं, डायरेक्ट फंड्स क्या होते हैं, ग्रोथ फंड्स क्या होते हैं, एक बार ये बात कर लेते हैं, फिर हम इलस्ट्रेशन में जाते हैं. पहले हम लोग ये बात कर लेंगे, फिर इलस्ट्रेशन, फिर न्यूमेरिकल. ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम जाते हैं हमारे अगले सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड्स क्या होते हैं, और डायरेक्ट इन्वेस्ट करना और रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करना उसका क्या मतलब होता है. तो डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान, तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंसेस होते हैं. ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड.